हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। ठीक है, बोर्ड में इसके एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर आपका फिजियोलॉजी। ठीक है, इसका मीनिंग समझते हैं। फिजियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बॉडी की या ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन के फंक्शनिंग की। ठीक है, या फिर ह्यूमन बॉडी के फंक्शनिंग की एक साइंटिफिक स्टडी है जिसको आप कह सकते हैं कि ये फिजियोलॉजी है, जिसके अंडर में ह्यूमन बॉडी के फंक्शनिंग, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो उसमें होती है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ठीक है, इसका नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि वो इंजरीज जो ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स एक्टिविटी या ड्यू टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी से हो रही है। ठीक है, खेल के दौरान जो मतलब जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान जो भी आपकी चोटें लग रही हैं उनकी यहाँ पर स्टडी होती है। ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरी इन स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो जो इंजरी इन स्पोर्ट्स है इसका जो मीनिंग है आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन है। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन स्पोर्ट्स है ये एक अलग ब्रांच होती है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मेडिसिन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे ये लिखते हैं कि दिस इज ए टैबलेट या दिस इज ए मेडिसिन ऑफ फॉर ए स्पोर्ट्स पर्सन ETC। ठीक है, तो ये नहीं है। इस मेडिसिन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, एक अलग ब्रांच होती है जिसके अंदर आपके जो स्पोर्ट्स से इंजरी होती है उसका ट्रीटमेंट होता है। उसमें आपका फर्स्ट एड आता है, ठीक है, उसमें आपकी केयरिंग आती है, आपका प्रिवेंशन आता है उसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आती है जो स्पोर्ट्स के दौरान जो आपके चोटें होती है। ठीक है, उसको सही करना, उसको फर्स्ट एड देना, सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें एज इट इज सारी चीज़ें इस ब्रांच के अंडर में आती है जिसको हम कहते हैं मेडिसिन इन मेडिसिन ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंडुरेंस। ठीक है, आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, उस चैप्टर में क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, उसमें आपका था एंडुरेंस, आपका स्पीड, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी एजिलिटी और आपकी स्ट्रेंथ। ठीक है, ये सारी जो वहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, मीन्स आपकी बॉडी की वो फंक्शनिंग जिससे ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। मतलब अगर आपकी बॉडी में जो फंक्शनिंग, कौन सी फंक्शनिंग हो रही है जिससे ये इम्प्रूव होगी आपकी कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, और कौन सी एक्टिविटी वो हो रही है जिससे ये वो वहाँ पर कम, मतलब वहाँ पर कमज़ोर होंगी, वीक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक या इनटेक। ठीक है, तो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें था मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, VO2 आप निकालते थे। इसमें क्या है, अगर आपका VO2 जितना ज़्यादा आएगा उतना ही कैपेसिटी ज़्यादा होगी एंड्योरेंस की, और जितना VO2 कम होगा उतनी ही आपकी जो एंड्योरेंस की कैपेसिटी होगी वो कम होगी। ठीक है, और इसमें क्या है, स्पेशली जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो आपका जो है मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक है वो ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपका एंड्योरेंस भी वहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका VO2 ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक होगा, ज़्यादा होगा, और जिसकी वजह से आपका एंड्योरेंस भी वहाँ पर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पल्मोनरी डिफ्यूज़न। ठीक है, तो ये क्या है, पल्मोनरी डिफ्यूजन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। अगर ये जो आपका प्रोसीजर है ये जितना फास्ट होगा, ठीक है, उतनी ही ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलेगी, और जितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलेगी उतना ही एंडोरेंस उस पर्सन का सेपरेटली होगा। ठीक है, जितनी जल्दी से आपका जो पल्मोनरी डिफ्यूजन हो रहा है, मीन्स आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो रहा है आपका ऑक्सीजन में। ठीक है, और वो ऑक्सीजन आपको बॉडी को मिल रही है,
जिसकी वजह से आपकी जो एंड्योरेंस है वो वहाँ पर डेफिनेटली ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट मीन्स आपको पता ही है जो हार्ट होता है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, जो हार्ट का आउटपुट है वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप आउट ब्लड इन 1 मिनट। मीन्स आपका 1 मिनट में जो आपका हार्ट है वो कितना पंपिंग कर रहा है, कितना ज़्यादा ब्लड वहाँ पर बॉडी को प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, ये जितना ज़्यादा ब्लड पंपिंग करता है उतना ज़्यादा ब्लड आपकी बॉडी को मिलता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ज़्यादा ब्लड जाता है और जिसकी वजह से आपका जो एंड्योरेंस है वो वहाँ पर डेफिनेटली इम्प्रूव होता है या ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एरोबिक कैपेसिटी। ठीक है, एरोबिक आपको मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एरोबिक वो एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका ऑक्सीजन यूज होता है ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन यूज होता है। ठीक है, और आपका एनारोबिक वो एक्सरसाइज होती है जिसमें ऑक्सीजन बहुत नाम मात्र का ही यूज होता है, कहे तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो आपका जो एरोबिक कैपेसिटी होती है वो ये होता है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विद स्लो स्पीड। ठीक है, मीन्स कोई स्लो स्पीड से लंबे समय तक कार्य करना या कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना ही आपका एरोबिक कैपेसिटी में आता है। ठीक है, अगर आपकी एरोबिक कैपेसिटी अच्छी है तो डेफिनेटली आपका वहाँ पर एंडोरेंस अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर हाइड्रेशन। ठीक है, मीन्स आपका जब भी कोई आप एंडोरेंस से रिलेटेड वर्क करते हैं, मीन्स आपका एंडोरेंस से रिलेटेड वर्क कौन कौन से होते हैं, जो आपके लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारे एंडोरेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके जो इम्पोर्टेंट्स मिनरल्स होते हैं वो वहाँ पर लूज होते रहते हैं। ठीक है, तो उसको हाइड्रेट करने के लिए आपका, जैसे कि आप अपने बॉडी मतलब आप पानी पीते हो तो अपने आप को वहाँ पर हाइड्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका हाइड्रेशन। ठीक है, जो जो मैंने आपको कराए हैं 5 आपको मैंने बोले हैं, 5 ही आपको नोट डाउन करना है, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे आपने अभी एंड्योरेंस का पढ़ा, अब है यहाँ पर स्ट्रेंथ। इसमें भी आपके 5 पॉइंट्स में आपको कराऊंगा। फर्स्ट है यहाँ पर आपका एज। ठीक है, जो आपकी एज होती है, ठीक है, कोई भी पर्सन है उसके एज पे डिपेंड करती है उसकी स्ट्रेंथ की पावर। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है कि जो आपकी मसल्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है बिटवीन 20 टू 40 ईयर्स होती है। ठीक है, 40 ईयर के बीच में होती है। अगर कोई पर्सन 20 से 40 ईयर के बीच में है तो उसकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो उस टाइम पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, इससे जो कम एज के होते हैं उसमें ग्रो हो रही होती है मसल्स की स्ट्रेंथ, और जैसे ज़्यादा हो जाते हैं वो वहाँ पर कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एज एक फैक्टर है जो डिटरमाइन कर रहा है स्ट्रेंथ को। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जेंडर। ठीक है, तो क्या है इसमें जेंडर से मतलब यहाँ पर है कि जो आपकी मेल मसल्स होती है, जो मेल बॉडी होती है उसमें जो मसल्स होती है वो थोड़ी वहाँ पर ज़्यादा बड़ी होती है फीमेल से। ठीक है, तो जो मसल्स जो होती है वो मेल की जो मसल्स होती है वो फीमेल से ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से उसकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और फीमेल्स में वो मसल्स जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। ठीक है, तो जेंडर भी एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ को। ठीक है, थर्ड है आपका यहाँ पर बॉडी वेट। ठीक है, बॉडी वेट डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ पर। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेंथ अगर आपकी बॉडी ज़्यादा है, मस्कुलर बॉडी है, ठीक है, तो आपकी जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर आपकी जो बॉडी थिन है, ठीक है, तो उसकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ होगी वो उसके अपेक्षा में वहाँ पर कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका नर्व इम्पल्सस। ठीक है, तो ये क्या है, जो नर्व है यहाँ पर, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है आपकी बॉडी में उसी से रिलेटेड है, वही चीज़ है। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो आपको रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, आपके माइंड को रेस्पॉन्स करता है। अगर किसी भी पर्सन की जो नर्वस सिस्टम की कैपेसिटी है वो जितनी ज़्यादा फास्ट होगी, ठीक है, तो उसकी जो मसल्स की जो पावर होगी, जो स्ट्रेंथ होगी, वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका
फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट है फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर, ठीक है। किसी भी पर्सन के जो मसल फाइबर्स हैं वो जितना फास्ट ट्विच होंगे वहाँ पर, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है उसी पे डिपेंड करती है। जितना फास्ट ट्विच होंगे वहाँ पर उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, जिसके जितना कम फास्ट ट्विच जितना कम ट्विच होंगे उतनी ही उसकी स्पीड उतनी कम होगी, ठीक है। और सेकेंड है आपका यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स क्या होता है आपका, जो न्यूरोमस्कुलर जो रिस्पॉन्स होता है मीन्स आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो जितना फास्ट रिस्पॉन्स करता है उसकी स्पीड उतनी ही फास्ट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपका इसको एग्जांपल देता हूँ कि कोई इंसान जब आप एथलीट 100 मीटर की रेस स्टार्ट कर रहा है तो जो उसकी गन फायर होता है उसके पीछे से होता है, ठीक है। तो वो उसको कैसे पता चलता है, वो कान से सुनता है उसकी फायर को, ठीक है। उसके बाद कान से उसकी आवाज़ आती है, वो आपका रेस्पॉन्स करती है माइंड तक, ठीक है। जितनी जल्दी ही रेस्पॉन्स माइंड तक पहुंच जाता है उतनी जल्दी वो उस रेस को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और उसकी स्पीड उतनी ही तेजी से इम्प्रूव होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फ्लेक्सिबिलिटी। हाइगर फ्लेक्सिबिलिटी मोर इज द रेंज ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अगर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है तो मूवमेंट में उतनी ही रेंज है, जिसकी वजह से स्पीड को भी गेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एटीपी एनर्जी स्टोर, ठीक है। जो आपका एटीपी एनर्जी स्टोर होता है वो आपका जितना रिलीज करता है एनर्जी, ठीक है, उतना ही स्पीड आपकी वहाँ पर इम्प्रूव होती है, ठीक है। जो आपकी एनारोबिक एक्सरसाइज होती है, एनारोबिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आपका ऑक्सीजन यूज नहीं होती है, ठीक है, तो उसमें जितना ही ये फास्टर एनर्जी रिलीज करता है आपका एटीपी, ठीक है, उतनी ही स्पीड वहाँ पर आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट है उसको हम कंसिडर करेंगे एज को, ठीक है। तो जो चिल्ड्रंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी एज होती है, चिल्ड्रंस एज में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू अडल्ट, ठीक है। तो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा बच्चों के जो हाथ पैर होते हैं इतने मुलायम होते हैं, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनको आप बहुत आसानी से वहाँ पर मूव कर सकते हो, ठीक है। और वो चीज़ आप अडल्ट में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एज भी एक फैक्टर है आपका डिटरमाइनिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जेंडर, ठीक है। फीमेल्स हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी देन मेल्स ड्यू टू एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है आप मेल फीमेल्स का उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू मेल्स, जो कि एक अच्छा खासा फैक्टर है डिटरमाइनिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। मेल्स में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू मेल, ठीक है। थर्ड है आपका यहाँ पर वार्मिंग अप, ठीक है। आप कोई भी एक्सरसाइज मतलब कोई भी गेम खेलने से पहले, कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले से अपने बॉडी को वार्म अप करते हो, ठीक है। तो जितना जितना अच्छे से आप वार्म अप करोगे उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी आपकी बॉडी की, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सारा ही आपका जो पसीना है, आपका जो एनर्जी है वो वार्म अप में ही अ, बहा दो, मतलब सारी एनर्जी वार्म अप में ही वो ख़त्म कर दो। लेकिन जो वार्म एक्सरसाइज होती है वो अलग होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सके, बॉडी को वहाँ पर बॉडी मूवमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सके, मतलब उनको ज़्यादा मूवमेंट करने लायक बना सके, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जॉइन आर्टिकुलेशन, ठीक है, आर्टिकुलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका जो जॉइंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो जितना ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में होगी, ठीक है। आप हिंदी में इस वर्ड को कहें कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो खुले पे होंगे, उतना ही उस इंसान की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और जितना ही जोड़ वो खुले हुए नहीं होंगे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि कोई नॉर्मल पर्सन जो कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करता तो उसके जो जॉइंट है, ठीक है, वो वहाँ पर खुले हुए नहीं होते, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो एक्सरसाइज करता है, जॉइंट्स में ज़्यादा मूवमेंट करता है और उसके जोड़ खुले हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो
लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी कर रहा है, अपनी बॉडी के ऑल ऑर्गन्स को, ऑल बॉडी पार्ट्स को मिला करके कोई लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी कर रहा है, जिसमें आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो कि हमको प्रोवाइड कराते हैं लंग्स और हार्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, उस ब्लड को जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजन ब्लड में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को प्रोवाइड करना। मीन्स आपका जो हमारी बॉडी में अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को प्रोवाइड करना ही कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें हमारे लंग्स और हार्ट दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है आपका हाइपरथेरेपी। ठीक है, हाइपरथेरेपी ऑफ हार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाइपरथेरेपी आपको याद नहीं रहेगा, ये होगा इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हाइपरथेरेपी या इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट टेक प्लेस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ग्लास है, ठीक है, उसका साइज बड़ा है तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा, अगर आपका उसका साइज छोटा है तो उसमें कम पानी आएगा। तो ठीक है, अगर आपका जो हार्ट है वो इनलार्ज हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर उसमें ब्लड भी ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी को वहाँ पर ब्लड भी ज़्यादा पहुँचा पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत अच्छे से वहाँ पर काम करेगा। नेक्स्ट है इसमें आपका इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है, मतलब जो आपका हार्ट होता है उससे निकलने वाला आउटपुट। मीन्स उससे हार्ट से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। ठीक है, जो ब्लड हमारा निकलता है वो जितना ज़्यादा क्वांटिटी में, जितना फास्ट निकलता है, जितना हमारा हमारा हार्ट जितना फास्ट पंपिंग करता है उतना ही ब्लड हमारी बॉडी में ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वो इंक्रीज करता है हमारा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर आपका रिडक्शन इन कार्डिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जो रेगुलर एक्सरसाइज होती है, जो आपकी कार्डिक प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर करती है। ठीक है, जो डिजीजेस होती हैं आपकी कार्डिक प्रॉब्लम्स की उसको दूर करती है, जिसकी वजह से आपका जो कार्डिक आउटपुट है वो आपको अच्छा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वो वहाँ पर इम्प्रूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मतलब आपके एक्सरसाइज के क्या इफेक्ट पड़ते हैं मस्कुलर सिस्टम पे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका गेन इन स्ट्रेंथ। ठीक है, जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ हो और या उसकी पावर हो, आप उसको गेन करते हैं। आप रेगुलर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डेली आप 10 उठक बैठक लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, आपकी जो लैग की मसल्स है या लैग की पावर्स है वहाँ पर डे बाई डे इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एफिशिएंसी इम्प्रूव। ठीक है, कोई भी इंसान एक रेगुलर एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो वो इंक्रीज करता है आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको फास्ट करता है, जिसकी वजह से जो आपकी मसल्स की जो इम्प्रूवमेंट है, जो एफिशिएंसी है मसल्स की, वो वहाँ पर डेफिनेटली इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इंक्रीज इन एरोबिक एंड एनारोबिक एंड्योरेंस। ठीक है, जब कोई इंसान रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो रेगुलर एक्सरसाइज करते करते उसका जो एंड्योरेंस होता है वो बढ़ जाता है वहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो एरोबिक और एनारोबिक एंड्योरेंस है वो दोनों ही वहाँ पर इंक्रीज होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। ठीक है, और फोर्थ है आपका प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है, जो आपकी बॉडी है, जिस शेप की एक बॉडी होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की, उस शेप में वो आपकी आने लगती है। ठीक है, अगर आप थोड़े से ओबीज हैं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो मस्कुलर हो जाती है, जो एक फिट पर्सन की बॉडी होती है वो उसमें कन्वर्ट वहाँ पर होने लगती है। ठीक है, फिफ्थ है यहाँ पर आपका फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी। ठीक है, जो आपकी रेगुलर एक्सरसाइज होती है, ठीक है, उसकी वजह से आपकी जो मसल्स की वहाँ पर वो इम्प्रूव होती है, जो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होती है, आपके ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से आपकी जो इंजरीज होती है वो बहुत जल्दी वहाँ पर रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका
कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। ठीक है, स्पोर्ट्स मेडिसिन मैंने आपको बताया क्या है। स्पोर्ट्स मेडिसिन एक अलग ब्रांच होती है मेडिसिन की, जो कि आपकी स्पोर्ट्स इंजरी को लेकर वर्क करती है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, स्पेशली द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। ठीक है, FISM। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। ठीक है, जो आपकी स्पोर्ट्स इंजरी है उससे रिलेटेड ये फेडरेशन वहाँ पर होती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर आपका फर्स्ट एड एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो जो स्पोर्ट्स मेडिसिन होती है उसमें जो फर्स्ट है आपका फर्स्ट एड। ठीक है, तो फर्स्ट एड वो स्पोर्ट्स मेडिसिन होती है जो इमिडिएटली या टेम्परेरी बेसिस पे किसी भी विक्टिम को वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है अगर वो स्पोर्ट्स में इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो क्या होता है कि किसी भी पर्सन को उसको जल्दी से जल्दी उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कराया जाए, उसको राहत मिल सके और उसको हॉस्पिटल ले जाने तक या जो भी पोजीशन है जहाँ पर अच्छे से इलाज हो सके वहाँ तक ले जाने तक उसको आराम मिल सके या उस इंजरी को रोका जा सके या कम किया जा सके। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके फर्स्ट एड के वो ये होते हैं इमीडिएट एड। ठीक है, मतलब आपका जो फर्स्ट एड होता है वो किसी भी पर्सन को इमीडिएटली फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना। ठीक है, उसको जो चोट लगी है उस वो दर्द हो रहा है उसको रोक कम करना, और जो ब्लड निकल रहा है उसको रोकना। ठीक है, जो अगर बोन वहाँ पर बोन में फ्रैक्चर हुआ था उसको सपोर्ट देना, ये सारी चीज़ें आपकी इमिडिएटली फर्स्ट एड में यहाँ पर आता है। ठीक है, थिंक अबाउट ABC। ठीक है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, इसके बारे में सोचना होता है कि जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से चलता रहे, और जो ब्रीथिंग है मतलब जो आपका कोई पर्सन है जो बेहोश होकर गिर जाए उसकी जो सांस है वो सही से चलती रहे, और जो एयरवे है मतलब उस वो भी अच्छे से काम करता रहे। इस पे ऑफिशियली जो फर्स्ट एड का वर्क होता है इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर आपका स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, अगर कोई भी इंसान खुली चोट लग जाती है तो उसको ब्लीडिंग को रोकना। ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे ब्लीडिंग को रोकना जिससे कि वो हॉस्पिटल ले जाने लायक हो जाए, हॉस्पिटल जाते जाते उसका ब्लड ज़्यादा ना बह जाए। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड नंबर इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कॉजेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। ठीक है, जो स्पोर्ट्स इंजरी उनके जो कौन कौन से कॉजेस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका लैक ऑफ फिटनेस। अगर आपकी लैक ऑफ फिटनेस है, फिटनेस कम है, अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पर आपका चांस ज़्यादा होता है इंजर्ड होने का। पुअर कंसंट्रेशन, अगर आप कोई भी एक्टिविटीज़ पूरे ध्यान से नहीं कर रहे तो वहाँ पर चोट लग सकती है। थर्ड है आपका ओवर स्ट्रेस और टेंशन। ठीक है, अगर आप ओवर स्ट्रेस है या किसी टेंशन में आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं, आपका ध्यान वहाँ पर प्रॉपर्ली नहीं है तो वहाँ पर भी आपको चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होता है। और फोर्थ है आपका नॉट परफॉर्मिंग वार्मिंग अप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप वार्म अप के बिना कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी गेम खेलने लग जाते हैं तो वहाँ पर आपकी बॉडी इतनी एक्टिव नहीं होती जो उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी अपने को यूज़ कर सके, जिसकी वजह से चोट लगने के चांसेस वहाँ पर होते हैं। तो फिफ्थ है यहाँ पर आपका इक्विपमेंट फेलियर। ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहा है अगर वो वहाँ पर फेल हो जाता है तो वहाँ पर भी आपके चोट लगने के चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं। ठीक है, और आपका इसी तरीके से ये सारे हैं, इनको एक्सप्लेन करने की इतनी नहीं है, आप इनको देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, आपकी जो स्पोर्ट्स इंजरी है उनके प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका प्रॉपर वार्मिंग अप। कोई भी आप एक्टिविटी करो उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप करो, आप छोटी छोटी एक्सरसाइज करो जिससे जो भी उस एक्टिविटी से रिलेटेड आपके आपके जो बॉडी पार्ट्स है वो यूज होंगे उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज करो। जैसे कि आप वॉलीबॉल खेलते हो तो आप हैंड्स की एक्सरसाइज ज़्यादा करो, पैर की एक्सरसाइज ज़्यादा करो, क्योंकि इनमें ज़्यादातर ये यूज होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको चोट लगने के चांसेस वहाँ पर कम हो जाते हैं। सेकंड है आपका मेडिकल चेकअप बिफोर एक्टिविटी। कोई अगर आप रिस्की एक्टिविटी करना चाहते हो, जैसे कि आपका एडवेंचर स्पोर्ट होते हैं उसमें आप बंजी जंपिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है एक मेडिकल चेकअप होता है क्योंकि आप उस एक्टिविटी को करने के लिए कैपेबल हो कि नहीं हो, तो आप उसको वहाँ पर चेक कराओगे, तो अगर आप फिट हैं तो आप कर लीजिए, आपको इंजरी नहीं होगी। ठीक है, थर्ड है आपका प्रॉपर कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर आप कोई भी एक्टिविटी पूरे मन से या ध्यान से एकाग्रता के साथ करते हैं तो वहाँ पर आपके इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
फोर्थ है आपका सेफ्टी गार्ड एंड चेक इक्विपमेंट। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उनको अच्छे से चेक कर लो, जो उनके सेफ्टी गार्ड है उनको अच्छे से चेक कर लो, जिसमें आपको चोट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, आपको 5 लर्न कर लेने हैं जो जो मैंने आपको बताए हैं, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब है यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। तो यहाँ पर इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आपका है सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी और आपका हार्ड टिश्यूज इंजरी। ठीक है, तो जो फर्स्ट है आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, इसमें आपके स्किन से रिलेटेड इंजरी होती है, जैसे कि आपकी हाथ पर मसल्स में खरोच लग गई, ठीक है, आपका थोड़ा सा वहाँ पर कट गया, तो ये क्या है आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। जैसे कि आपका मसल्स है, ठीक है, आपके जो टेंडन्स है वो टूट गए, थोड़े से इफेक्ट हो गए, और आपके जो लिगामेंट है वो आपके इफेक्टेड हो गए, जैसे कि आपका स्ट्रेन और स्प्रेन है। ठीक है, तो जैसे कि आपकी मोच हो जाती है तो वो आपकी क्या है वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी है। ठीक है, इसके अपोजिट है यहाँ पर आपका हार्ड टिश्यू इंजरी। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप्स हैं, माइनर इंजरीज और आपका सीरियस इंजरी। ठीक है, जो माइनर इंजरीज होती हैं उसको आप काफ़ी कम समय में ठीक कर सकते हो, और जो आपकी सीरियस इंजरी होती है जैसे लाइक आपका फ्रैक्चर हो गया, आपके लिगामेंट्स ज़्यादा ही लास्ट स्टेज तक वहाँ पर टूट गए हैं, और आपका जो ओपन फ्रैक्चर है वो हो गया, और जो आपके बोन और मसल्स के जो कॉम्बिनेशन वाली जो इंजरीज होती हैं वो इसमें यहाँ पर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली 2 टाइप्स हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और सेकेंड है आपका हार्ड टिश्यू इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कौन कौन सी होती है, जो सॉफ्ट टिश्यूज को इफेक्ट करती है, जो आपकी स्किन है, जो आपकी मसल्स है, वो सॉफ्ट टिश्यूज है, उनमें जो इंजरी होती है उनको सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इसमें आपका कंट्यूजन। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक वो इंजरी है जो किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी पार्ट पे होती है। ठीक है, कोई पर्सन खेल रहा है, अगर आपका जो ऑर्गन है बॉडी का वो उस पर जाके लग रहा है, या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको आके लग रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है आपका कंट्यूजन, वो जो इंजरी है वो हो जाती है, जिसको आप नील कहते हैं, नीला नीला वहाँ पर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका सॉफ्ट है, उसमें आपकी कोई भी जो स्किन है वो कटती नहीं है, बस वो वहाँ पर नीला नीला हो जाता है और काफ़ी पेन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, मैनेजमेंट आपका जो स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट है, मतलब किसी भी इंजरी को सही करने के लिए उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करने को ही मैनेजमेंट वहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपका कंट्यूजन हो जाता है उसमें आपको फर्स्ट इमिडिएटली आपको आइस वहाँ पर लगानी होती है, उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम उसको लगानी होती है अगर कोई ब्लीडिंग हो जाती है तो इन केस, फिर उसके बाद अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन आफ्टर एवरी 6 आवर्स, मतलब हर 6 घंटे बाद उसको वहाँ पर बर्फ़ की सिकाई वहाँ पर करनी चाहिए। इस तरीके से ये आपका मैनेजमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अब्रेशन। अब्रेशन वो सॉफ्ट इंजरी होती है जिसमें आपका कोई भी बॉडी पार्ट किसी भी ऑब्जेक्ट से लगने के बाद काफ़ी दूर तक मतलब फ्रैक्शन करने लगता है, या घिसड़ लग जाती है, घिस जाता है वो बॉडी पार्ट, जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो मसल्स है वो वहाँ पर घिस जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और आपको एक अच्छी खासी इंजरी वहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ठीक है, इसका जो फर्स्ट एड मैनेजमेंट है, अवॉइड फर्दर फर्दर फ्रैक्शन, मतलब आगे आने वाला जो फ्रैक्शन है उसको रोको, जिससे कि और जो ब्लीडिंग है वो ना हो, जो आपका ऑब्जेक्ट जो भी वो बॉडी पार्ट है जहाँ पर चोट लगी है उसको साफ करो, उसके बाद वहाँ पर एंटीसेप्टिक जो क्रीम है उसको लगाओ। ये आपका फर्स्ट एड हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका लैक्रेशन एंड इंसिजन। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका जो इंसिजन है ये इस नाम से आपका बोर्ड में आ सकता है और आता भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो है आपका जो कोई भी बॉडी पार्ट या कोई भी बॉडी पार्ट की मसल्स या स्किन किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से वहाँ पर कट जाती है, जिसमें से इमिडिएटली ब्लीडिंग होने लगती है, उसको हम कहते हैं लैक्रेशन और इंसेशन। ठीक है, ये आपकी सॉफ्ट इंजरी होती है। ठीक है, इसमें ब्लड बहुत ही जल्दी आपका
बहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से कोई भी मसल्स हमारी और स्किन हमारी कट जाती है, जैसे आप पिक में देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मसल्स इंजरीज। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है आपका क्रैम्प। क्रैम्प वो मसल्स इंजरीज होती है जिसमें आपकी मसल्स खिंच जाती है। ठीक है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा पेन होता है। सपोज दैट आपके पैर की, आपकी थाई की, वहाँ पर जो पैर की थाई है उसमें आपकी मसल्स खिंच गई, तो वहाँ पर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। आप पैर को भी मोड़ नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप कोई भी आपकी जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर उस मसल्स में इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। सिंगल वर्ड्स में आप कहें तो वो क्रैम्प वो इंजरी होती है जिसमें आपकी मसल्स खिंच जाती है, जिसकी वजह से आप कोई भी एक्टिविटी वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन भी आपका सेम क्रैम्प जैसा ही होता है। उसमें क्या होता है कि जो आपका जो क्रैम्प होता है वो स्ट्रेन का एक इस स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, उसमें ज़्यादा आपकी मसल्स नहीं खिंचती और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो स्ट्रेन वाला पार्ट होता है वो उसमें मसल्स पूरी आपकी लास्ट स्टेज तक खिंच जाती है, जो उसके टिश्यूज़ है वो वहाँ पर फट जाते हैं या टूट जाते हैं, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, जो आपके टिश्यूज़ होते हैं वो वहाँ पर टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ जो होती है आपकी ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से होती है। ठीक है, आप कह सकते हैं ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं, स्ट्रेंथ को कह सकते हैं आप ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स। ठीक है, मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेच करने की वजह से ये एक्टिविटी, ये जो इंजरी होती है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका स्प्रेन। ठीक है, तो जो स्प्रेन इंजरी होती है वो इंजरी होती है लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंट्स ऑफ जॉइंट। किसी भी पर्सन के जो जॉइंट्स हैं उनको, जॉइंट को जो बांधे रखता है, जॉइंट को एक दूसरे से जो बांधे रखता है वो होते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, वो लिगामेंट्स टूट जाना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में टूट जाना, ठीक है, उसी को कहते हैं स्प्रेन। ठीक है, स्प्रेन आप कह सकते हो, आप हिंदी में अगर आप कहें तो इसको मोच कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जो एंकल है वो अचानक से ट्विस्ट हो जाए जिसकी वजह से आपको मोच आ जाती है, वहाँ पर जो लिगामेंट है वो वहाँ पर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्प्रेन की जो इंजरी है वो हो जाती है, जिसमें आप कोई भी काम, अपना पैर भी ढंग के साथ ज़मीन पर नहीं रख सकते, जिसकी वजह से आपको इतना पेन होता है। ठीक है, तो जो सॉफ्ट जो मसल्स इंजरी है उसमें आपको जो इसका मैनेजमेंट होता है वो राइजर होता है। ठीक है, इसमें आपको रेस्ट करना होता है, आइस अप्लाई करना होता है, कंप्रेशन करना होता है, इवेल्यूशन करना होता है, फिर उसके आप रेफर टू रिहेबिलिटेशन सेंटर इसमें भेजना होता है। ठीक है, इसका ये जो मैनेजमेंट होता है वो यही होता है। ठीक है, सबसे पहले रेस्ट करें। ठीक है, उसके बाद आपको जो अगर ज़रूरत है तो उस पर वहाँ पर आप आइस अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद कंप्रेशन करें वहाँ पर, उसके बाद एवेलेट करें उस चीज़ को, फिर उसके बाद लगे कि ये सही हो सकता है तो ठीक है, वरना आपको रेफर वहाँ पर कर दो, जो रिवेलेशन सेंटर है वो वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मैनेजमेंट ऑफ हार्ट इश्यूज इंजरी। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं आपके, जो हार्ट इश्यूज इंजरी होती है, बोन इंजरी जिनको कहते हैं। इसमें है फर्स्ट है आपका डिसलोकेशन, मतलब आपके जो बोन है वो अपनी जगह से हट जाती है, जिसकी वजह से आप कोई भी वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत ही पेनफुल होता है, आप कोई भी एक्टिविटी करने के लायक नहीं बचते, आपको वहाँ पर फर्स्ट एड के साथ साथ आपको एडमिट भी वहाँ पर होना पड़ता है। इसमें आपको बस फर्स्ट एड में ये होता है कि जल्दी से जल्दी आपको वहाँ पर जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो वहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर यहाँ पर आपका जो बोन आपकी फ्रैक्चर हो जाती है, मतलब टूट जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर है यहाँ पर, तो ये भी आपका है मैनेजमेंट ऑफ हार्ट इश्यूज इंजरी। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी सारे टाइप दिए हैं बोन इंजरी के। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है, इसका जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, इसमें होता है आपका जो जॉइंट होता है, जो डू नॉट मूव द जॉइंट ऑफ बोन। ठीक है, जहाँ पर आपकी जो जिस जगह पे आपका फ्रैक्चर हुआ है उसको मूव नहीं करना होता है, उसके बाद आप कोल्ड पैक अप्लाई करना होता है, उसके बाद आपका जो उस बोन के जो पार्ट है उसको वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि आपने देखा हाथ की हड्डी वहाँ पर टूट जाती है तो वहाँ पर बांस की वहाँ पर
थपचियाँ लगाई जाती है जिससे कि वो वहाँ पर बोन को सपोर्ट दे सकें, ठीक है। उसके बाद उस पार्ट को बस हार्ट से अलग करना होता है, मतलब हार्ट के प्रेशर से ऊपर करना होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा ब्लड ना आ जाए, जिसकी वजह से ज़्यादा पेन ना हो। उसके बाद आपको रेफर कर देना होता है रिहेबिलिटेशन सेंटर में, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इनको लर्न करिएगा। कोई भी क्वेरी है आप क्वेरी टाइम पे आस्क कर सकते हैं, ठीक है।